Guys, just check if I'm live. Let's get started. Okay. Can you see me? Can you hear me? Is the audio good? Is the video good? Let's get started. तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। और अभी हमें सिर्फ नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना है। आपको जो लग रहा है कि चीज़ें याद नहीं आ रही, बस वो रिवाइज करना है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर विल गो। मैंने आपको जैसे बोला था, मैं आपको क्विकली रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है वो मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, ठीक है? तो हम करेंगे रिवीजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन चैप्टर, राइट? क्या बात है रोहित, ओनली 3 हेड्स रिमेनिंग, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रेनी इवनिंग, अच्छा बारिश हो रही है, ठीक है ठीक है। कुणाल क्यों फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं? डीडी का अमेंडमेंट अभी कुछ नहीं बताऊंगी, तुम 10AA देख लेना अभी। मैम आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे? नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगी, वो आपको अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व कराना है। मैं फटाफट आपको टैक्स के सारे रेट्स बता दूंगी, रिवीजन करा दूंगी। जस्ट 2 आवर्स का क्लास होगा, अभी 1 आवर में रजिस्ट्रेशन करेंगे जीएसटी का, और उसके बाद मैं आपको फटाफट 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 इनकम टैक्स के रेट्स स्लैब्स सब बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड गुड गुड, अटेंडेंस आ गया, अटेंडेंस अभी बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। सो लेट्स गेट गोइंग। सो राधे राधे सारे बच्चों को, और स्टार्ट करते हैं हम हमारा, यस रेणुका यू स्टिल यंग, आई टेल यू हाउ टू रिवाइज, ओके? नहीं बेटा अभी नहीं रिवाइज कराऊंगी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, ठीक है? ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन ही कराऊंगी जीएसटी का। सो लेट्स स्टार्ट। अब सुन के लेना, रजिस्ट्रेशन में यू हैव टू रिमेंबर ओनली 3 सेक्शन, सेक्शन 22, 23 एंड 24। मेजरली ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्विकली आपको बता दूंगी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 22, 23 एंड 24, राइट? सो हियर वी गो, 1 सेकेंड। अमेंडमेंट्स के साथ आपको बता दूंगी। जैन 25 में वो बोल रहा है वो नॉटिकल माइल्स जो कल लिया था वैसा क्वेश्चन आया था, तो आपको देखना है सप्लायर का है और पीओएस का है। पीओएस इज दैट स्टेट विच इज द क्लोजेस्ट, कोस्टल लाइन से जो क्लोजेस्ट है वो स्टेट होगा, ठीक है? ठीक है, जो कोस्टल लाइन से क्लोजेस्ट है वो स्टेट होगा। सो there is one is going to be supplier and one is going to be POS, and if they are in the same state it is intra, if they are in different states it is inter। रेणुका ये सारे सवालों के जवाब बाद में करेंगे, अभी ये बच्चों के एग्जाम है, इनका समय नहीं वेस्ट करेंगे बेटा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9112114653, राइट? यस। नाउ मैम मैंने तो अभी टैक्स स्टार्ट किया है, तो हो जाएगा ना खत्म, टैक्स मतलब इनकम टैक्स। अभी कुछ नहीं हो सकता, आप एक चीज समझो, दिस इज 1.5 डे, आपको अभी रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं करना है। आपने पढ़ाई कर ली है, जो किया है उसको रिवाइज करो, कुछ नया मत करो, ठीक है? यस। बफर नहीं हो रहा है मेरे यहाँ से, नहीं है बफर, नहीं हो रहा है, ऑल गुड है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम समझेंगे, मैं जीएसटी स्टार्ट करती हूँ, चलो भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर देते हैं अभी। चलो यस ना, ऑल ओके, जो डिसाइडेड था वही लेंगे, यहाँ वहाँ कुछ भटकेंगे नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली, आई टेल यू अबाउट रजिस्ट्रेशन, क्विकली आई टेल यू अबाउट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको यही याद रखना है, सेक्शन 22, 23 एंड 24। 22 ये देखना, 22 गिव्स थ्रेशोल्ड लिमिट की, ये आप फलाना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करोगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन फटाफट विथ प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगी, तो फास्ट आप फोकस करें, ठीक है? इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ भी पूछना होगा एंड में पूछ सकते हैं, ठीक है? ये चैप्टर करने दो, बीच में मैं आपको टाइम दूंगी, आपको जो भी डाउट रहेगा मैं पक्का सॉल्व करूंगी, ठीक है?
हाँ, अब स्टार्ट करते वेरी फटाफट। अब सारे बच्चे फोकस करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। ओके, चलो चलो चलो, सारे बच्चे फोकस करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन का ये जो सेक्शन है, सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट थ्रेशोल्ड लिमिट कि इतना टर्नओवर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 23 टॉक्स अबाउट कब आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पशन। एंड 24 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। सो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट वो कंपलसरी है। 22 थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करता है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे कैसी होती है, आपको यहाँ पे देखना है कि गुड्स के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इस तरीके से देखी जाती है। गुड्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, चलो 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख। 10 लाख की जो लिमिट है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, यहाँ पे सिर्फ 4 ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं एंड दैट इज टीना मामी। सो टीना इज त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट्स के लिए लिमिट इज 10 lakhs गुड्स के लिए। दिस इज ओनली जी, व्हेन यू आर सेलिंग ओनली जी, नॉट हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स नोटिफाइड गुड्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ गुड्स है अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अदर देन नोटिफाइड गुड्स एंड अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है, यस। अब यहाँ पे हमें देखना है 20 lakhs का लिमिट। 20 lakhs का लिमिट इज एपी इज मस्त वाले स्टेट्स में। आखिरी में जो चाहिए मुझे पूछ लेना, अभी मत पूछना, अभी रजिस्ट्रेशन करना है। आखिरी में आपको याद रखना ये जो 20 lakhs है, 20 lakhs कहाँ पे जाता है, एपी इज मस्त। सो एपी इज मस्त के जो स्टेट्स है, इट इज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। एपी इज मस्त, सो इट्स मेघालय, उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड, पुडुचेरी, सिक्किम एंड तेलंगाना। दैट इज एपी इज मस्ट। एंड जो बचे हुए हैं वो सारे सेक्शंस जो है बचे हुए स्टेट्स के लिए, इट इज 40 lakhs फॉर ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स। सो दिस इज हैपनिंग फॉर ओनली जी। उसके बाद हमें देखना है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए 2 है, 20 लाख या 10 लाख। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए 20 lakhs एंड 10 lakhs। 10 lakhs इज इन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड दैट इज टीना मामी, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। बराबर है। अब आगे नोटिफाइड गुड्स के लिए भी 10 लाख और 20 लाख सेम। 10 lakhs इन टीना मामी एंड 20 lakhs इन द रिमेनिंग स्टेट्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए 10 lakhs इन टीना मामी, 20 lakhs इन रिमेनिंग स्टेट्स। ओके, यस। सो ये देखो यहाँ पे मैंने दे दिया है। अगर आप एक्सक्लूसिव गुड्स करते हो, ये है एक्सक्लूसिव गुड्स करते हो तो 40 20 10, कम ऑन, 40 20 10। 10 इज इन टीना मामी, 20 lakhs एपी इज मस्ट, 14 अदर स्टेट्स। अगर आप सिर्फ सर्विसेज देते हो, एक्सक्लूसिव सर्विसेज में हो, या आप सर्विसेज के साथ गुड्स भी दे रहे हो, तो वहाँ पे लिमिट है 20 और 10 लाख। 10 लाख इन टीना मामी, 20 lakhs इन ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स एंड 20 lakhs इन ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट गुड्स बता दिया 20 10, 10 टीना मामी, 20 इन रिमेनिंग स्टेट्स। नोटिफाइड गुड्स 10 20, 10 in टीना मामी, 20 in remaining states. So I think this is the 4 parts that you have to keep in mind. Of course you should know Tina Mami is Tripura, Nagaland, Manipur, Mizoram. AP is must is Arunachal Pradesh, Meghalaya, Uttarakhand, Sikkim, Puducherry, Telangana, and all the other things will come in the remaining states. तो ये हो गया थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 22। अब थ्रेशोल्ड लिमिट का एटीओ कैलकुलेट करते वक्त याद रखना, सेल्स काउंट करना है, सिर्फ सेल्स काउंट करना है। चाहे आप उस पर टैक्स दो या आपका रेसिपेंट उस पर टैक्स दे, आपका सेल्स एटीओ में आएगा। आपके सेल्स के एटीओ में टैक्सेबल गुड्स आएंगे, एग्जम्प्ट गुड्स आएंगे, नॉन टैक्सेबल भी आएंगे, सब कुछ आएगा, इंटरस्टेट आएगा, पैन बेस्ड टोटल टर्नओवर देखेंगे। एटीओ काउंटिंग के टाइम हम लोग जीएसटी वाले जो टैक्सेस है वो काउंट नहीं करते, एग्जम्प्ट इंटरेस्ट भी काउंट नहीं करते, बाकी सब कुछ हम एटीओ के काउंटिंग में ऐड करेंगे। सो आपको ना कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ एटीओ कैलकुलेशन पे भी आता है। सो यू डू गेट क्वेश्चंस ओनली ऑन एटीओ कैलकुलेशंस ऑल्सो, राइट, यस। तो एटीओ कैलकुलेशन में टैक्सेबल सप्लाई लिया जाता है, एग्जाम सप्लाई लिया जाता है। बेटा एग्जाम सप्लाई में आता है नील रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल में आएगा लिकर एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाई। तो ये पैन बेस्ड टर्नओवर लेना है, तो आपके अगर 2 या 3 ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट्स में, अगर आपका पैन सेम ही है तो आपको इन सभी का टर्नओवर लेके एटीओ कैलकुलेट करना है। ये एटीओ डिसाइड करेगा कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चले गए, इस आपका जो एक्चुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 22, राइट। अब एटीओ काउंटिंग के टाइम प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपका एक स्टेट
ओके, एक महाराष्ट्र में है और एक आपका नागालैंड में आ जाता है, महाराष्ट्र और नागालैंड में आ जाता है। तो महाराष्ट्र के हिसाब से अगर गुड्स का टर्नओवर देखेंगे वो 40 लाख क्राइटेरिया होता है, और नागालैंड के हिसाब से अगर हम क्राइटेरिया देखें तो 10 लाख आ जाता है बिकॉज ऑफ टीना मामी। तो हम क्या करेंगे, देन रिड्यूस्ड एटीओ लिमिट विल अप्लाई, देन व्हाट विल हैपन, रिड्यूस्ड एटीओ लिमिट विल अप्लाई। सो इफ योर वन ब्रांच इज इन महाराष्ट्र, अनदर ब्रांच इज इन नागालैंड, सो वन इज इन नॉर्मल स्टेट, वन इज इन अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो हमेशा आपका जो एटीओ क्राइटेरिया अप्लाई किया जाएगा दैट विल बी द रिड्यूस्ड एटीओ क्राइटेरिया। तो आपका जो रिड्यूस्ड एटीओ क्राइटेरिया वो अप्लाई किया जाएगा। आपका जो रिड्यूस्ड एटीओ क्राइटेरिया है वो अप्लाई किया जाएगा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है, इसमें भी एक्सेप्शन होता है। सो जैसे कि ये एक्सेप्शन आईसीआई को पूछना बहुत ही पसंद है। नाउ आई विल टेक बोथ एग्जांपल्स 1 and 2। आई टेक बोथ एग्जांपल्स 1 and 2। आसाम में 28 लाख है, त्रिपुरा में 11 लाख है। त्रिपुरा कम्स इन टीना मामी, आसाम कम्स इन 40 लाख कैटेगरी। हाँ, सो क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई होगा मैम, क्राइटेरिया अप्लाई 10 लाख वाला होगा। चलो बताओ क्राइटेरिया 10 लाख वाला क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि एक आसाम में है जो नॉर्मल कैटेगरी का है और एक त्रिपुरा में है जो कि एक स्पेशल कैटेगरी है, टीना मामी, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी का है, दैट इज टीना मामी। सो वन इज इन आसाम एंड वन इज इन टीना मामी। सो इसके लिए क्राइटेरिया विल बिकम 10 लाख। और अब आपका टोटल क्या हो गया, 28 + 11। सो आपका 28 + 11, अब आपका टर्नओवर जो है 39 लाख हो गया। सो बिकॉज इट इज क्रॉसिंग 10 लाख, आसाम ऑल्सो हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड एंड त्रिपुरा ऑल्सो हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड। आसाम को भी रजिस्टर करना पड़ेगा और त्रिपुरा को भी, आसाम को भी रजिस्टर करना पड़ेगा और त्रिपुरा को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। बराबर है क्या? इज दैट ऑल ओके? इज दैट ऑल ओके? यस। अब रिड्यूस्ड एटीओ का क्राइटेरिया कब अप्लाई नहीं करेगा, अगर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स दे रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही नॉन टैक्सेबल गुड्स दे रहा है तो उसको रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम रिड्यूस क्राइटेरिया का बेनिफिट नहीं लेते। तो बेनिफिट नहीं है, रादर रिड्यूस क्राइटेरिया के बदले हायर क्राइटेरिया का बेनिफिट मिलता है। सो उदय इज इन सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर इन महाराष्ट्र एंड लिकर इज बीइंग सोल्ड इन नागालैंड। सो नागालैंड से लिकर जा रहा है और महाराष्ट्र में बाकी के गुड्स है, एक महाराष्ट्र में एक नागालैंड में। अगर नागालैंड में लिकर सेल नहीं होता, बाकी नॉर्मल गुड्स ही होते, तो हम रिड्यूस्ड एटीओ लेते। बट बिकॉज नागालैंड इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल गुड्स, द रिड्यूस्ड एटीओ क्राइटेरिया विल नॉट अप्लाई। तो एटीओ क्राइटेरिया हियर विल बिकम 40 lakhs। द एटीओ क्राइटेरिया हियर, ATO criteria here will become 40 lakhs. So applicable criteria 40 lakhs, reason being because reduced criteria is not applicable as Nagaland is engaged in exclusive supply of non-taxable goods, as Nagaland is engaged in exclusive supply of non-taxable goods. तो यहाँ पे ATO 28 कितना आ गया, 34 + 8 टोटल हो जाएगा 42। तो मैम क्या नागालैंड से लिकर है फिर भी वो ऐड होगा? जी हाँ, मैंने अभी ATO में बताया आपको। ATO क्या होता है, ATO में सब कुछ ऐड करते हैं, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट में 3 आता है, नील रेटेड, होली एग्जम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल। तो नॉन टैक्सेबल में 5 चीज़ें आती है, जो होता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिकर कम्स अंडर नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्ट सप्लाई में। फिर एक्सपोर्ट्स आता है और फिर इंटर स्टेट आता है। ये सब ATO के काउंटिंग में ऐड करेंगे। ATO का काउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आप ध्यान देते हो, दिल्ली ब्रांच का टर्नओवर 90 लाख है, मुंबई ब्रांच का टर्नओवर 10 लाख है, दोनों नॉर्मल है। दिल्ली भी नॉर्मल स्टेट में आता है और मुंबई भी नॉर्मल स्टेट में ही आएगा, महाराष्ट्र। तो टोटल लेंगे 100 लाख और क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे 40 लाख। इंडिविजुअली नहीं अप्लाई करते, टोटल ATO, टोटल टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर दिया। अब मुंबई को भी रजिस्टर करना पड़ेगा और दिल्ली को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इन GST हैपन स्टेट स्पेसिफिक, इट इज स्टेट स्पेसिफिक। ओके, सो महाराष्ट्र का अलग स्टेट, अगर आप कंपलसरी अलग अलग स्टेट्स में हो तो आपको कंपलसरी अलग रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट हो, एक ही आपके 2 ब्रांचेस है विद इन द सेम स्टेट, तो आपकी चॉइस है, आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है या आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है। तो देन इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू सिंगल रजिस्ट्रेशन और यू वांट टू डू सेपरेट रजिस्ट्रेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? यस, रिड्यूस ATO क्राइटेरिया का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, आसाम एंड त्रिपुरा। एंड कहाँ पे ये रिड्यूस ATO क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि नागालैंड वाले एग्जाम्पल में, इट इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, करेक्ट? यस। नाउ पर्सन लायबल, ओके। नाउ पूजा मैम सेल्स बिजनेस यहाँ पे दिया हुआ था, अगर मैंने हर्षद सर को बिजनेस सेल कर दिया तो क्या हर्षद सर को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? जी हाँ, हर्षद सर को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और पूजा मैम को अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। मैं हर्षद सर को नहीं बोल सकती
मैं हर्षद सर को नहीं बोल सकती कि गुड्स ले जा, असेट्स ले जा, बकेट में दे सकती हूँ, आईटीसी का बैलेंस दे सकती हूँ, बट मैं मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर्षद सर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, बिकॉज जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो 15 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और वो एक पैन बेस्ड नंबर होता है। तो हर्षद सर का पैन अलग होगा और मेरा भी पैन अलग होगा। सो जब मैं बिजनेस सेल करती हूँ तो हम क्या करेंगे, जब हम बिजनेस सेल करते हैं तो हम बिजनेस जब सेल करते हैं, हर्षद सर को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटा जी, और मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कैंसिल, और मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कैंसिल। सो आरसी या रजिस्ट्रेशन नंबर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। उसके बाद कंपलसरी कब होता है, नाउ 22 हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया। सो 22 में मेन वही है, रिड्यूस्ड एटीओ एंड नॉन रिड्यूस्ड एटीओ कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेट वाइज सारे ब्रांचेस का टोटल लेना है। एटीओ अगर क्रॉस कर दिया तो एक बार रजिस्ट्रेशन है तो सारी ब्रांचेस हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। सिर्फ एक ही ब्रांच रजिस्टर नहीं होती विच इज एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल माने पेट्रोलियम, एक्सक्लूसिव पेट्रोलियम या एक्सक्लूसिव लिकर के सेल में है तो ही उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब कौन सा सेक्शन हो गया, 22 में रजिस्ट्रेशन कब होता है, 22 का रजिस्ट्रेशन कब होता है, इट इज बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट। 22 का रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये हो गया। अब हम करेंगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन माने सेक्शन 24। अब 24 सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ ना हम आपका एटीओ देखेंगे ही नहीं, आपका टर्नओवर 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, मुझे देखना ही नहीं है। कुछ सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, कुछ सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर आपको याद आ रहा है रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है तो मैं आपको फटाफट से ये पॉइंट्स दिखा देती हूँ कब आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। मैम एटीओ क्रॉस हुआ तो सारे ब्रांचेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, यस सारे ब्रांचेस को करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली सारे ब्रांचेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। नाउ प्लीज फोकस, इंटरस्टेट सप्लाई, ओनली रजिस्ट्रेशन क्वेरीज राइट नाउ, प्लीज वेट, ओके। इंटरस्टेट, नाउ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सीटीपी, एनआरटीपी, ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी, एनआरटीपी, ऐसे रेसिपिएंट्स हु आर कवर्ड अंडर आरसीएम। ये एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि यहाँ पे वो अमेंडमेंट है मेटल स्क्रैप वाला, यहाँ पे वो अमेंडमेंट है जो मेटल स्क्रैप वाला है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ जी कर रहे हो तो मैंने बिजनेस चालू किया और मैं ना कुछ बुक्स बेच रही हूँ, स्टेशनरी बेच रही हूँ या मैं स्टेशनरी सेल कर रही हूँ। आई एम सेलिंग स्टेशनरी फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, मेरा टर्नओवर 5 लाख है, क्या मुझे फिर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? आंसर इज येस, बिकॉज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ जी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हाँ, इसमें कुछ इफ्स है, कुछ बट्स है, वो अभी बताऊंगी, सब बताऊंगी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन के लेंगे। अगर आपके पास मेरी ब्रेन मैपिंग की बुक है तो हमने इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही अच्छे से मैंने करवा के दिया है। यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन एटीओ, ओनली गुड्स के लिए क्या, ओनली सर्विस के लिए क्या, और G+S होगा तो भी 20, 20, 10, सब जगह 20, 10 है। सिर्फ गुड्स के लिए इट इज़ 40, 20 एंड 10। तो ये तो देखो हमारे इसमें है, स्टेट्स की मीनिंग क्या है वो बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ ये सेक्शन 24 की कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। अब जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है वो एटीओ पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ एंड फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर सेक्शन 24। अब मैं नोट्स, रेगुलर नोट्स से ही आपको दिखाती हूँ, वहीं से करेंगे, इट इज़ बेटर। सो यहाँ पे देखना, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, माने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बाद सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या होता है, एक सेकेंड ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। रेसिपिएंट्स हु हैव टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस, एंड यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी है, प्लीज आपको अच्छे से समझ के लेना है। नाउ लेट्स से जीटीए इज देयर, इट हैज नॉट गिवन इट इज नॉट गोइंग टू पे टैक्स अंडर एफसीएम, सो इट इज वेरी क्लियरली सेइंग दैट आई एम नॉट पेइंग टैक्स अंडर एफसीएम। तो ऐसे जीटीए की क्या है, फैक्ट्री है। सो यू हैव फैक्ट्री 1, you have factory 2, ठीक है, ओके। जीटीए में क्या हो जाता है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3। नाउ कंपलसरी इन फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जीटीए के यही कस्टमर्स है, जीटीए के यही कस्टमर्स है, ध्यान से सुन के लेना, ठीक है। सारे बच्चे पॉज करेंगे, सारे बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है।
अरे क्लबिंग 115 बैक में नहीं मिलेगा ना, होता है क्लबिंग। तुम डाउट्स का एक सेशन रखो क्या, क्या चल रहा है? आखिरी में पूछोगे क्या? एग्जैक्ट आपको टाइमिंग दूं क्या? 4:30 बजे ना, 5:30 बजे आ जाओ। जिनको लेक्चर देखना है लेक्चर देखो, जिनको डाउट्स पूछना है आप 5:30 और 6 के बीच में एक बार झाँको कि यूट्यूब पे मैम क्या करा रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ प्लीज़, मैं कराऊंगी, आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब सुन के लेना। नाउ जीटीए हैज़ गिवन अ डिक्लेरेशन नॉट पेइंग टैक्स अंडर एफसीएम। यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यू आर नॉट पेइंग टैक्स अंडर, प्लीज़, और ये चैप्टर बड़ा है तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे ध्यान देंगे, GTA not paying tax under FCM. So जो GTA है it is not paying tax under FCM. So जो GTA है वो FCM के अंदर टैक्स नहीं पे कर रहा। और फिर फैक्ट्रीज के लिए दे गेट कवर्ड अंडर RCM वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नो। नाउ बिकॉज दे हैव टू पे टैक्स अंडर RCM दे हैव टू डू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो दिस फैक्ट्री ने जस्ट स्टार्ट हुई है, एक फैक्ट्री का टर्नओवर जस्ट 2 लाख है, दूसरी का जस्ट 10 लाख है, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज दे लायबल टू पे टैक्स अंडर RCM. So when recipient is liable to pay tax under RCM, that recipient needs to do compulsory registration irrespective of the turnover. So इनको compulsory registration आ जाता है, इनको compulsory registration आ जाता है एंड हाँ, तो इनको compulsory registration आ जाता है अंडर सेक्शन 24. अब ऐसे केस में डू यू नो देर इज एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर. अब देर इज एन अमेंडमेंट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर इज प्रोवाइडिंग गुड्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को हम मेटल स्क्रैप, ओके, सो मेटल स्क्रैप हम सेल कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको RCM आने वाला है, इसको RCM आने वाला है, इसको क्या आने वाला है, RCM आने वाला है. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ. मैं आपको फटाफट से अमेंडमेंट बता रही हूँ और इसका अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सब ध्यान देंगे. ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर के 2-3 ही अमेंडमेंट्स है, ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है. एक सेकेंड. सो सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप देखो, सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट कौन है, एक रजिस्टर्ड पर्सन. तो दिस इज गेटिंग कवर्ड अंडर RCM. क्या चीज़ आप बेच रहे हो, मेटल स्क्रैप, ये RCM में कवर हो गया. तो मैम ये तो RCM ऑफ गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या है हमारे सिलेबस में, क्या है हमारे सिलेबस में, जनरली सप्लायर इज एंगेज एक्सक्लूसिव इन सप्लाई ऑफ GOS. सो यू आर एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ GOS ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM. देन सच सप्लायर, then such supplier is exempt from registration. However, in case of metal supplier, the above exemption shall not be applicable. Now he will need to register. What do I mean to say? Please understand, ये अमेंडमेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मुझे ऐसा लग रहा है इस अमेंडमेंट पे सवाल आने वाला है, तो अब मैं आपको बताती हूँ सारे एंगल से, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे सारे एंगल से मैं आपको बता देती हूँ, सुन के लेना. अब GTA को हो गया है एग्जम्प्ट, GTA को हमने बोल दिया यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23. और फैक्ट्रीज को बोला है रेसिपिएंट है, तुमको RCM में टैक्स देना है, तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है. ठीक है, और GTA को हम बोलेंगे नॉट पेइंग टैक्स अंडर FCM, यू आर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 23. लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो मेटल स्क्रैप बेच रहा है, एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, वो तो RCM में टैक्स भरेगा, बट यू आर नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 23. आपको एग्जम्पशन नहीं दिया है अंडर सेक्शन 23. आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, आप मेटल स्क्रैप बेच रहे हो, आप सामने वाले रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप बेच रहे हो, क्योंकि वो RCM में टैक्स पे कर रहा है. आपका रेसिपिएंट को कंपलसरी, आपके रेसिपिएंट को कंपलसरी. प्लीज़ किसी और को कुछ भी गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, नॉट राइट नाउ. मेरे जो बच्चे हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो बहुत ही अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ये जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है इसको सेक्शन 23 में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. 23 में इसको एग्जम्प्ट नहीं है, ये 23 सेक्शन में एग्जम्प्ट नहीं है. इसको रजिस्ट्रेशन, अपना टर्नओवर क्रॉस हो गया तो इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तो ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर, और मान के चलो इसका ATO 55 लाख आ गया, तो इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तो इसको क्या करना पड़ेगा,
इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 23, उसको रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन नहीं दिया है। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में बोलो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया, सीटीपी आ गया, एनआरटीपी आ गया। जो फैक्ट्रीज है जो जीटीए से सर्विसेज ले रही है दे आर कवर्ड अंडर आरसीएम, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ गया। ऐसा इको लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इको लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 95, कंपलसरी उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद OIDAR, ISD, ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको फाइनल में है, बट इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ता है। ऑनलाइन गेमिंग, ओके, ऑनलाइन गेमिंग दैट सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया, इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बट ये भी आपको फाइनल में है। उसके बाद एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एजेंट हैज़ टू डू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल इज टैक्सेबल प्लस सप्लाई इज ऑफ टैक्सेबल गुड्स। आपका प्रिंसिपल इज अ टैक्सेबल पर्सन प्लस आप जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हो वो भी टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप एजेंट एक फार्मर के हो, फार्मर ऐसा पर्सन है जो एग्जम्प्ट है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, और आप एग्री प्रोड्यूस बेच रहे हो जो एग्जम्प्ट है, तो ऐसे एजेंट को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसे एजेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर मेरा प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है एंड द GNS दैट आई एम सेलिंग आर टैक्सेबल सप्लाईज। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कुछ एक्सेप्शंस है, फटाफट मैं आपको बता दूंगी। सप्लायर अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अंडर सेक्शन 24। इसमें एक्सेप्शन है कि अगर सप्लायर हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा है तो उसको इंटरस्टेट में तो भी उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 24 में नहीं करना तो वो 22 का दरवाजा तो खुला ही है, जिसका भी ATO क्रॉस हो जाएगा फिर उसको करना पड़ेगा। तो इस हैंडीक्राफ्ट व्यक्ति को सेक्शन 22 विल अप्लाई, सेक्शन 22 विल अप्लाई माने उसको ATO 20 लाख का या 10 लाख का होगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। अगर ऐसे हैंडीक्राफ्ट व्यक्ति को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बचना है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स करोगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको ATO वाला रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन 22 अप्लाई हो जाएगा। आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बचना है तो आपके पास पैन होना चाहिए और आपने ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए। सो यू मस्ट हैव पैन एंड यू मस्ट जनरेट ई-वे बिल। उसके बाद सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन अगर सीटीपी सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसको अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करने की ज़रूरत नहीं है तो वो अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 22 में, माने टर्नओवर के बेसिस में। लेकिन उसको कंडीशन है कि अगर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बचना है तो आपके पास आपका पैन होना चाहिए और आपने इस हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। ऑल राइट। नाउ यही एग्जाम्पल दे दिया। GTA इज गिविंग सर्विसेज टू फैक्ट्री रेसिपिएंट है, फैक्ट्री को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा अंडर सेक्शन 24। GTA एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 23। हाँ, तो GTA बोलेगा वैसे ही मैं रजिस्टर करके क्या करूँ, मेरे सारे क्लाइंट्स फैक्ट्रीज है और फैक्ट्री को बोलता है कि यार तेरा टर्नओवर कुछ भी हो तुझे रजिस्टर करना है क्योंकि टैक्स हमें तुझसे ही लेना है, यू आर कवर्ड अंडर RCM। नाउ नॉन NRTP कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इको हु इज लायबल टू कलेक्ट TCS compulsory registration. Persons who are required to deduct TDS like government, persons who have having compulsory persons who are required to deduct TDS, there is compulsory registration, agent का मैंने बोल दिया, principal is a taxable person, supply of taxable G और S होना चाहिए। OIDR है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है। ISD को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आता है, बट ये कॉन्सेप्ट हम फाइनल में सीखेंगे, बराबर है। पहले अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो इको के थ्रू तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, अब इको के थ्रू आप गुड्स सेल कर सकते हो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पहले इको के थ्रू गुड्स सेल किया तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता था, अब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग बता दिया, तो ये क्रक्स मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एग्जम्प्ट वाले देखने। एग्जम्प्ट वाले ज़्यादा नहीं है, एग्जम्प्ट वाला सेक्शन 23 आता है। तो सेक्शन 23 में फॉलोइंग पीपल आर एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 में फॉलोइंग पीपल आर एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। नाउ हु आर द फॉलोइंग पीपल हु आर एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन? पर्सन इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ G और S, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट G और S। तो आप है ना एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट G और S दे रहे हो, ये या तो ये नील रेटेड है, नॉन टैक्सेबल है, मेरा जैसे कि ना लिकर का दुकान है,
है तो लिकर की दुकान को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिकर की दुकान को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है? बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव, आई एम ओनली इनटू लिकर शॉप, मतलब दिस इज एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ नील रेटेड गुड्स। दूसरा, फार्मर को तो मैं पहले तो क्या सेल कर रही हूँ? एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड, ओके, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड जी, एग्जाम्ड एस, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल, तो फिर मुझे रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन है। दूसरा, मुझे रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन किसको दिया? फार्मर्स को। फार्मर्स या एग्रीकल्चर जो लैंड पे खुद के लेबर से, फैमिली से या किसी को लेबर हायर करके वो लोग एग्री प्रोड्यूस बना रहे हैं, तो ऐसे फार्मर्स जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा ऐसा कैटेगरी है कि पर्सन्स, ऐसी तीसरी कैटेगरी, कुछ पर्सन्स को हमने नोटिफाई किया हुआ है, नोटिफाइड पर्सन्स, ओके। तो अब इसमें नोटिफाइड पर्सन्स कौन है? आपको याद आ रहा है अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया जीटीए, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जीटीए है और जीटीए के सारे क्लाइंट्स सिर्फ फैक्ट्रीज है, जीटीए के सारे क्लाइंट्स क्या है? फैक्ट्रीज है। तो ऐसे केस में फैक्ट्रीज को करना है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, दे आर कवर्ड अंडर आरसीएम, इसीलिए उनको 24 में कवर किया है। लेकिन जीटीए को हमने एग्जाम कर दिया क्योंकि जीटीए सिर्फ और सिर्फ वो सर्विसेज दे रहा है, भाई वो रजिस्टर करके करेगा ही क्यों? क्योंकि वो वही सर्विसेज दे रहा है जिसके ऊपर एनीवेज टैक्सेस पेएबल अंडर आरसीएम, तो जीटीए को ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसलिए उसको हमने रजिस्ट्रेशन से एग्जाम कर दिया। लेकिन ऐसा एग्जाम्पशन हम मेटल स्क्रैप सप्लायर को नहीं देंगे। मेटल स्क्रैप सप्लायर के चाहे सारे क्लाइंट सामने वाले रजिस्टर्ड हो, चाहे सारे रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स देंगे, फिर भी ऐसे मेटल स्क्रैप सप्लायर का रजिस्ट्रेशन से उसको एग्जाम्पशन नहीं दिया है। उसको एटीओ अगर क्रॉस हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसका एटीओ अगर क्रॉस हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Are we all okay with this? Yes. Now, interstate supply of G is covered under compulsory registration, but interstate supply of services is not covered under compulsory registration. तो सर्विसेज वाले को कब रजिस्टर करना पड़ेगा? जब भी उसका एटीओ क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? यस। वैसे इंटरस्टेट गुड्स आर कवर्ड अंडर 24, इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स नॉट कवर्ड, उनको पैन रखना चाहिए और ई-वेबल होना चाहिए। उनको कब रजिस्टर करना पड़ेगा? जब उनका एटीओ क्रॉसेज द थ्रेशोल्ड लिमिट, राइट। तो सीटीपी भी हमने वही कर दिया। सीटीपी जनरली गेट्स कवर्ड अंडर CTP generally gets covered under section 24. CTP sells handicraft goods. अगर ही सेल्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको सप्लायर प्रोवाइड्स पैन एंड सप्लायर जनरेट्स ई-वे बिल, ठीक है? यस। और उसको एटीओ का अपना देखना पड़ेगा, 20 लाख या 10 लाख का एटीओ चेक करना पड़ेगा। जीटीए तो एफसीएम में भी टैक्स अवेल कर सकती है, हाँ। लेकिन अगर जीटीए ने बोल दिया कि मैं, वो जीटीए डिक्लेरेशन देता है कि आई एम पेइंग टैक्स अंडर एफसीएम, तो एफसीएम आएगा। लेकिन अगर जीटीए ने डिक्लेरेशन दे दिया कि आई एम नॉट पेइंग टैक्स अंडर एफसीएम, तो मेरे सारे क्लाइंट्स ही टैक्स पे करेंगे, तो उन क्लाइंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा और जीटीए को एग्जाम्पशन से, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 23, ठीक है? इंटरस्टेट सप्लाई थ्रू इको किया तो फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट इको का अभी हमने मना कर दिया है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति, आप अमेजोन पे रजिस्टर हो गया, आप उसको इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अलाउ मत करना, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इट इज़ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और आपका जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके गुड्स जो है विद इन द स्टेट ही सेल करो। तो इको को ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोल दिया है कि ऐसे व्यक्ति को इंटरस्टेट सप्लाई करने से मना कर दिया जाए, ठीक है? ठीक है, यस। अब आगे जाएंगे। तो ये 22 हो गया, 23 क्या ही हो गया, अभी हो ही गया ना। चलो 22 हो गया, 23 हो गया, 24 क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। नहीं, डाउट आप प्लीज़ मेरा ना ये ख़त्म होने दो, डाउट मेरा ख़त्म होने दो, उसके बाद हाँ डाउट दूसरे चैप्टर से मैं अभी नहीं लूँगी। रजिस्ट्रेशन अभी मैं 5:30 तक ख़त्म करूँगी। 5:30 आई विल एंटरटेन योर डाउट्स। एट 5:30 आपके जो भी डाउट्स हैं हम एंटरटेन करेंगे, ठीक है? यस। अब 22 क्या है? एटीओ वाला। एटीओ वाले में गुड्स अलग है, गुड्स के लिए ही सिर्फ 3 है, 40 lakhs, 20 lakhs, 10 lakhs, एंड बाकी G+S, ओनली एस, हैंडीक्राफ्ट, नोटिफाइड गुड्स में एडिबल आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, दोज फ्लाई ब्रिक्स एंड रूफिंग टाइल्स, ये सब कवर होते हैं, राइट? एंड एरेटेड ड्रिंक्स, तो ये सब जो है नोटिफाइड गुड्स में आते हैं उनके लिए। बाकी सभी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ 20 lakhs, बाकी सभी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ 20 lakhs एंड इट इज़ 10 lakhs। 23 मैंने बोला किसको किसको एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्पशन में एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल है, फार्मर हो तो एग्जाम्प्ट है, और नोटिफाइड लोग। नोटिफाइड में कौन है? अगर
अगर मैं सप्लायर जीटीए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स, क्लाइंट्स आर कवर्ड अंडर आरसीएम, जीटीए ने बोल दिया मैं तो एफसीएम में नहीं पे करूंगा, तो जीटीए सिर्फ अगर ऐसी ही सर्विसेज दे रहा है जिस पे एनीवेज टैक्स उनके क्लाइंट्स देने वाले, तो जीटीए को एग्जाम करने को बोल दिया है। लेकिन ये जीटीए वाले एग्जाम्पल में याद रखना, अगर मैं मेटल स्क्रैप सप्लायर हूँ, मुझे टैक्स नहीं आ रहा है, मेरे क्लाइंट्स टैक्स पे कर रहे हैं, फिर भी मुझे एग्जाम्पशन नहीं मिला, मुझे एटीओ क्रॉस होने पे मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस, इज दैट ओके? यस, आगे जाएंगे। सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस ऑन दिस 22, 23 एंड 24. A brain mapping book I think gives you this 22, 23, 24 in a very very beautiful way and in one summarized page में आपका 22, 23, 24 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब अगले पॉइंट्स में आपको फटाफट बताती हूँ, तो मेरा अभी थोड़ी देर में बस खत्म ही हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कैसा होता है। रजिस्ट्रेशन जीएसटी में पैन बेस्ड होता है, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, तो अलग अलग स्टेट वाइज आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अलग अलग स्टेट्स के लिए कंपलसरी है कि अलग रजिस्ट्रेशन करो। एंड मोमेंट यू डू सेपरेट रजिस्ट्रेशन देन एज पर सेक्शन 25 यू आर ट्रीटेड एज अ डीडीपी, यू बिकम अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। बट इफ आई एम हैविंग different offices, I have a office 1 and I have an office 2 and both are in the same state and both are in the same state, तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have a option, you can either do same registration, or you can do a separate registration. सो आप सेम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या सेपरेट रजिस्ट्रेशन करते हो। आपने सेम रजिस्ट्रेशन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप फिर डीडीपी बन जाओगे। सो मोमेंट यू डू अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25। अब इसमें आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है। तो ये एक स्टेट है, सो दिस इज स्टेट 1। नाउ इन स्टेट 1 आई हैव एन ऑफिस विच इज इन SEZ एंड द रिमेनिंग एरिया इज DTA। ओके, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में मेरा एक यूनिट है। सो लेट्स से दिस इज अ स्टेट। यहाँ इस स्टेट में ऐसा हुआ कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये SEZ माना गया, तो एक यूनिट मेरा इधर है SEZ में, एक यूनिट DTA में। सो दे आर इन सेम स्टेट, फिर भी इनका कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भले ही वो सेम स्टेट में हो, इट इज़ कंपलसरी फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो इट इज़ कंपलसरी फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी होता है कि आप क्या करो बेटा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करो। सो SEZ एंड DTA यूनिट्स इवन इफ दे आर इन सेम स्टेट्स इट इज़ कंपलसरी दैट यू डू सेपरेट रजिस्ट्रेशन। GST में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। वी डू नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, उनके अलग अलग स्टेट्स में ऑफिसेज होंगे, तो उनको कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, इनको जब रजिस्ट्रेशन नंबर करते हैं इनको एक 15 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इनको रजिस्ट्रेशन करने पे एक 15 डिजिट। सो रजिस्ट्रेशन GST में स्टेट स्पेसिफिक होता है। आप अगर सेपरेट स्टेट्स में हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। So you compulsory have a separate registration, compulsory separate registration. Same state you have an option of same registration or separate registration. If you do separate registration then remember you will always be treated as DDP. उसके बाद याद रखना स्टेट एक ही है लेकिन एक यूनिट SEZ है, एक यूनिट DT है, एक यूनिट SEZ है और एक यूनिट DT है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में आपका कंपलसरी होगा कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर मैं अभी बात करूंगी इन केस ऑफ अ UIN, तो इन लोगों को GSTIN मिलता है। GSTIN इज GST रजिस्ट्रेशन नंबर, इट इज़ अ 15 डिजिट नंबर, इट इज़ अ 15 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर। यस दोनाली, रजिस्टर करें तो वो FCM में हो जाएगा। आपको बोलो क्या RCM FCM का कॉन्सेप्ट नहीं है? आपको RCM ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वो तो है ही नहीं ना इंटर में। अब देखो UIN नंबर क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस इज गिवन टू द एम्बसीज और फॉरेन UN बॉडीज। इनको जो फॉरेन कॉन्सुलेट ऑफिसेज है इनको जो रजिस्ट्रेशन GST में लेना पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज, एक सेकेंड, हाँ हाँ, सो
हाँ ओके। नाउ यूआईएन नंबर उनको दिया जाता है यूएन एम्बेसीज। नाउ ध्यान से सुनना, यूआईएन नंबर्स उनको मिलता है जो एम्बेसीज ऑफिस होती है और फॉरेन कॉन्सुलेट होते हैं, इनको यूआईएन मिलता है। ये एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनका जो यूआईएन नंबर होता है सेंट्रलाइज होता है। दे गेट अ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नंबर। इनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है सेंट्रलाइज आता है। इनका जो जीएसटीआर रिटर्न जाता है इट गोज इन जीएसटीआर 11 फॉर जनरली इनको हम बोलते हैं कि ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है, इनको हम टैक्सेबल पर्सन नहीं मानते, इनको जीएसटी नहीं लगता। दे आर एग्जाम फॉर पेइंग जीएसटी ऑन देयर वीजा चार्जेस है, जो भी उनका सेल्स होता है, जो भी सर्विसेज देते हैं उनके सर्विसेज के ऊपर उनको जीएसटी नहीं लेना। बट उनके जो इनपुट्स के ऊपर ओके, सो ऑन देयर इनपुट्स वॉट एवर जीएसटी इज पेड, उनके इनपुट्स के ऊपर वॉट एवर जीएसटी इज पेड दे कैन क्लेम अ रिफंड। और ये रिफंड लेने के लिए उनको जीएसटीआर 11 भरना पड़ता है। जीएसटीआर 11 के साथ उनको एक रिफंड का एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो उनको एक जीएसटीआर 11 भरना पड़ता है और उनको ये रिफंड का एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है, सो यूआईएन नंबर उनको दिया जाता है, ये सेंट्रलाइज नंबर होता है। एंड येस यू शुड ट्रीट देम एज B2D, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू शुड ट्रीट देम एज B2B। तो अगर किसी ने इनको स्टेशनरी बेची तो ये B2B करके इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। तो ये एम्बेसीज और फॉरेन ऑफिसेज है, दे आर एग्जाम फ्रॉम पेइंग जीएसटी ऑन द आउटपुट। बट जो भी उन्होंने जैसे स्टेशनरी खरीदी, उनके जो भी इनपुट्स है तो उसके ऊपर उनको इनपुट के ऊपर जो भी उन्होंने आईटीसी पे किया होगा उसका उनको रिफंड मिल जाता है। सो उस रिफंड के लिए उनको भरना पड़ता है जीएसटीआर 11 प्लस उनको वो रिफंड एप्लीकेशन देना पड़ता है। इज दैट ओके? सो ये हो गया हमारा सारा यूआईएन वालों का। अब क्या ये भी हो गया, वही हो गया, वही। अच्छा ये एक चीज़ बताओ, ये SEZ-DTA भी हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर हम SEZ ये कंपलसरी है। ओके, नाउ व्हेन डू आई अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आपको बताऊंगी। अब मैं धीरे धीरे पूरा प्रोसीजर पार्ट में आ रही हूँ। 22, 23, 24 मेरा हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे प्रोसीजर पार्ट में आ रही हूँ। वो भी बहुत सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें से क्या लर्न करना है मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब सुनना, अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना होता है, मैं 22 या 24 में करना पड़ रहा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, या मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, आई मस्ट रजिस्टर विद इन 30 डेज। एंड इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप रजिस्ट्रेशन विद इन कितने डेज में करते हो, अगर आप विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करते हो देन यू गेट बैकडेटेड रजिस्ट्रेशन, राइट। सो जिस दिन वो इवेंट हुआ, जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, या जिस दिन आपने 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया क्योंकि आपने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया, तो जिस दिन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ उसके 30 डेज के अंदर यू आर सपोज टू रजिस्टर योर सेल्फ। इफ आई रजिस्टर माई सेल्फ विद इन 30 डेज देन आई गेट द बैकडेटेड रजिस्ट्रेशन, मतलब आई विल गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट व्हेन आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रॉम द डेट आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये बिल्कुल आता है सवाल। मान के चलो आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 1 October 24 एंड आई अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10 October 24. हैव आई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज? येस। इफ यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, नाउ आई गेट माई RC। मान के चलो मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे 1 November 24 को मिलता है। इस पे जो डेट लिख के आएगी, जो इफेक्टिव डेट होगी फॉर रजिस्ट्रेशन, इट विल बी फ्रॉम 1 October 24। तो इफेक्टिव बैकडेटेड मिलेगा। और 1 October 24 से लेके RC आने तक का जो भी पीरियड होता है उस टाइम पे मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती हूँ। एंड आई विल बी ट्रीटेड एज ए रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 October 24। सो इसीलिए जब मैं 1 October 24 से जो भी परचेज करूंगी, ऑल दोज परचेजेस विल बिकम एलिजिबल फॉर ITC। ऑल दोज परचेजेस विल बिकम एलिजिबल फॉर ITC। तो 1 October 24 से लेके, लेकिन अगर मैं 1 October 24 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गई थी बट आई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय 5 November 24, दैट मीन्स मैंने 30 डेज के बाद अप्लाई कर दिया। अगर मुझे RC इसके आगे मिला 15 नवंबर को, तो जो RC पे डेट लिख के आ जाएगी, मेरे RC की डेट होगी, ये होगी सेम 15 November 24 वाली डेट होगी। और यहाँ मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकती। आई विल बी रजिस्टर्ड पर्सन ओनली फ्रॉम 15 November 24। तो 15 November 24 के बाद मैं जो भी परचेजेस करूंगी उसका ही मैं ITC ले सकती हूँ। पहले वाले परचेजेस का ITC मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैम ये जो बंदे होते हैं जो 22 में कवर्ड है और 24 में कवर्ड है, 23 वाले तो एग्जाम्प्ट है, उनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, तो उनको टाइम लिमिट आता ही नहीं है। जो 22 में मतलब ATO के बेसिस पे होते हैं, सिर्फ 22 में ATO देखना है। 23 कुछ भी हालत में एग्जाम्प्ट होगा और 24 कुछ भी हालत में टैक्सेबल होगा, कुछ भी हालत में उसको रजिस्टर करना
पड़ेगा। ATO देखना ही नहीं है, 23 भी नहीं देखेगा, 24 भी नहीं देखेगा। अब आपको यहाँ पे विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वॉलंटरी पीपल कैन रजिस्टर, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एनी टाइम। एंड अगर आप CTP और NRTP हो तो आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ 5 days प्रायर। सो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ 5 days प्रायर। CTP NRTP के रजिस्ट्रेशन की एक स्पेशल प्रोसीजर होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यस, सो CTP NRTP हैव टू रजिस्टर 5 days प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। यस, अब पार्ट ए पार्ट बी में रजिस्ट्रेशन का मैं प्रोसेस बताती हूँ। तो पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है विच इज़ इन पार्ट ए एंड देन देयर इज़ अ पार्ट बी। तो मैं फटाफट आपको रजिस्ट्रेशन के साथ क्या देना पड़ता है, दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक होता है बैंक स्टेटमेंट के डिटेल्स और दूसरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स और दूसरा होता है आधार ऑथेंटिकेशन। तो घुमा फिरा के इसी पे सवाल आएंगे। तो मैं आपको 2-3 थ्योरी के पॉइंट्स बोल दूंगी जो आपको लर्न करने हैं, उसी पे आपको घुमा फिरा के आया सवाल तो उसी पे आएगा। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर, बट मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ बहुत फटाफट मैं इसको कवर कर दूँ। अभी बहुत ही कम पार्ट बचा हुआ है। सो लेट अस ऑल फोकस एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप पैन आपके पास पहले तो पैन होना ज़रूरी है बिकॉज GST इज़ अ पैन बेस्ड नंबर। इट इज़ अ 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर जहाँ पे पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, बाद में पैन के 10 डिजिट आ जाते हैं और फिर उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं और फिर लास्ट में आता है एक सम, चेक सम। तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड एक अल्फ़ाबेट होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो होता है इसका ब्रेकअप होता है। अब आपको पार्ट ए में भरते वक्त आपको पहले पैन देना पड़ता है। जैसे आप पैन दोगे CBDT GST की वेबसाइट जो है उड़ के CBDT पोर्टल पे जाएगी, आपका पैन वेरीफाई करेगी कि नॉक यही है क्या पैन, और वहाँ से वापस आते वक्त आपका ईमेल ID, आपका फ़ोन नंबर लेके आ जाएगी। तो आपका जो ईमेल ID तो ठीक है लेके नहीं भी आई तो भी आपका फ़ोन नंबर वहाँ से बिल्कुल लेके आएगी और उसी फ़ोन नंबर पे फिर आपको OTP जाएगा। ये OTP से वेरीफाई किया जाएगा, आपके ईमेल पे OTP जाएगा। तो आपकी जो है कि हाँ आप जेन्युइन है, आप कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन नहीं है, ऐसे हम वेरीफाई करेंगे। ये हम पार्ट ए भरने के बाद आपको पार्ट बी में सारे बिजनेस के डिटेल्स भरने, ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपके पार्टनर्स कौन है, आपका प्रिंसिपल PPOB प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आपका APOB क्या है, आपका माने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आप किन चीज़ों में बिजनेस करते हो, ये सब डेटा आपको देना पड़ता है। सो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको ये सारा डेटा देना पड़ता है। जैसे आप ये डेटा सबमिट करते हो, आपको असेसिंग ऑफिसर का सब कुछ ठीक है, आपको जब ये डेटा सबमिट करते हो you are also required to give the bank details. Now please understand, you are required to give the bank details. Okay, आपको क्या देना पड़ता है, बैंक डिटेल्स भी देने पड़ते हैं। और आपको इन बैंक डिटेल्स को देने के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको एप्लीकेशन करते वक्त ही आपको बैंक डिटेल्स देने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं वो बोल सकते हैं यार हमारे पास तो बैंक डिटेल्स नहीं है, अभी तक तो हमने अभी जस्ट अप्लाई किया तो बैंक का डिटेल आने में टाइम लगेगा, हमने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया, जस्ट एप्लीकेशन किया। तो यहाँ पे एक रिलैक्सेशन किया जाता है। तो यहाँ पे एक रिलैक्सेशन किया जाता है एंड दैट रिलैक्सेशन इज डन एज पर रूल 10A। सो रूल 10A से ठीक है, आपके पास अगर बैंक डिटेल्स नहीं है सो डू नॉट गिव द बैंक डिटेल्स नाउ, बट यू मस्ट give the bank details at least within 30 days. okay, so आपने जैसे एप्लीकेशन किया उसके 30 दिनों में और within the due date of filing the return, नहीं 45 has got amended long back, last time ही amendment हो चुका है। so this is now 30 days. so within आपको due date, so जो आपका due date of filing the return होता है, यहाँ कौन से रिटर्न के अंदर बोला है, उन्होंने बोला है GSTR1 या IFF इनवॉइस फर्निशिंग में से whichever is earlier। तो इन दोनों डेट्स में से जो भी अर्लियर डेट है, मतलब रिटर्न्स वाली डेट और ये 30 दिनों में फ्रॉम द एप्लीकेशन, तो आपको ये विदिन 30 डेज आपको ये देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये डिटेल्स देने पड़ेंगे। अगर आपने ये डिटेल्स नहीं दिए, ओके, सो इफ़ यू डू नॉट गिव दीज डिटेल्स, ओके ना, पॉज एंड अंडरस्टैंड, अगर आप ये डिटेल्स नहीं देते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक कर देगा या सस्पेंड कर देगा। सो 10A अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड किया जाएगा, तो वो सस्पेंड किया जाएगा। एंड जैसे ही आप उसके डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स जाके फिल कर देते हो, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा, तो आपका जो रिवोकेशन, तो आपका जो सिस्टम है आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, सिस्टम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा अगर आप रूल 10A नहीं फॉलो करते हो। सो इफ यू डू नॉट फॉलो रूल 10A योर रजिस्ट्रेशन विल गेट कैंसल्ड। सिस्टम जनरेटेड नोटिस आएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर रहे हैं, बट मोमेंट आप उस सिस्टम में जाके जहाँ पे वो
कॉलम है, जगह है बैंक के डिटेल्स देने की, वहाँ पे आप दे दोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो तुरंत रिवोक हो जाएगा, माने आपका ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो दे विल बी ऑटोमेटिक रिवोकेशन। तो एक हो गया बैंक के डिटेल्स। अब आपको इसके साथ और क्या करना पड़ता है, जैसे आप ये डेटा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करोगे और रजिस्ट्रेशन का डेटा फिल करोगे, उधर एक ऑप्शन आता है एंड दैट ऑप्शन सेज आधार ऑथेंटिकेशन। ये ऑप्शन क्या होता है बोलो मुझे? आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन आपको टिक करना पड़ेगा। आधार ऑथेंटिकेशन मतलब आधार से लिंक है मोबाइल नंबर पे ईमेल एड्रेस, OTP जाना, फिर वो आप OTP दोगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है। नाउ यहाँ पे यू हैव टू नो सम क्वेश्चंस। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस? who has to do, whose आधार has to be authenticated? So पहले कि किसका नंबर आधार आप ऑथेंटिकेट करोगे? क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? यस, कोई एक्सेप्शन है क्या इसमें? अगर व्हाट इफ़ यू फेल और डू नॉट चूज फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो व्हाट इफ़ यू फेल और डू नॉट चूज फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो क्या होगा? तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज़ नहीं करते तो क्या होगा? पहले तो किसका आधार ऑथेंटिकेशन करना है? अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा ही बिजनेस है, तो मेरा ही आधार का ऑथेंटिकेशन होगा। लेकिन अगर HUF है तो कर्ता का आधार का ऑथेंटिकेशन होगा। अगर कोई फर्म है तो पार्टनर के नंबर का ऑथेंटिकेशन होगा। अगर डायरेक्ट कंपनी है तो डायरेक्टर के आधार का ऑथेंटिकेशन होगा। नाउ एक्सेप्शंस है क्या? तो ये आप नोट करो, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, मैं आपको बताऊंगी क्या एक्सेप्शंस है क्या। हाँ, कोई इंडियन सिटीजन, नॉट ए इंडियन सिटीजन, तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप स्टैट्यूटरी बॉडी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नोट से दिखा दूंगी फटाफट, ठीक है। अब व्हाट इफ़ यू फेल टू अप्लाई फॉर आधार ऑथेंटिकेशन? आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, या आपने अप्लाई किया और OTP वो नहीं हो पाया, ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, तो आपको RC विल बी गिवन ओनली आफ्टर, RC आपको मिलेगा ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो आपके जो ऑफिस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। आजकल ये फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा? अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन फेल करते हो या आपका जो है हाई रिस्क में आप कवर हो जाते हो, सिस्टम ही बोलता है नहीं ये थोड़ा हाई रिस्क है, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही चाहिए। अब क्या किया है, जो हाई रिस्क वाले हैं उनको और एक काम कर दिया, उनको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन भी करने को बोला है। पहले ये बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन गुजरात में था, फिर और 2 स्टेट्स में एक्सटेंड कर दिया। अब अमेंडमेंट है कि दिस आधार ऑथेंटिकेशन, जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है, दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट्स, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट्स। अब आधार ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? RC ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, दैट मीन्स विद इन 30 डेज। तो फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद आपने एप्लीकेशन कर दिया तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगेगा, तो आपको 30 डेज वेट करना पड़ेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद एक रिपोर्ट अपलोड किया जाएगा और उसके बाद आपको RC मिलेगा। अब ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, पहले ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, पहले इट यूज टू हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द टैक्स पेयर। नाउ इवन इफ द टैक्स पेयर इज नॉट प्रेजेंट, हिज ऑफिस स्टाफ इज देयर, इट इज मोर देन इनफ, फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम जो इनकम टैक्स जो असेसिंग ऑफिसर है या जो प्रॉपर ऑफिसर है, वो फोटोग्राफ्स लेगा आपके ऑफिस के, एक रिपोर्ट अपलोड करेगा, ये फोटोग्राफ्स भी अपलोड करेगा कि देखो मैं यहाँ जाके आ चुका हूँ, ठीक है। अब कुछ केसेस में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक थोड़े हाई रिस्क केसेस में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है। पहले ये कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल कर दिया था, पहले एक स्टेट में, फिर और 2 स्टेट्स में, और नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स, एंड नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स, ठीक है। ये आधार ऑथेंटिकेशन के एक्सेप्शंस है। व्हाट इफ़ यू डोंट डू आधार ऑथेंटिकेशन? नाउ लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, बैंक अकाउंट मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिया था, लर्न फॉर थ्योरी, कि ये 10 ने रिलैक्सेशन दे दिया। ये देखो विद इन 30 डेज ऑफ RC, तो आपको RC आने के 30 डेज के अंदर आप इन्फॉर्म कर दो, और फर्निशिंग ऑफ GSTR 1 और IFF, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपने ये आधार का आपका बैंक के डिटेल्स दे दो। आप नहीं देते हो तो सस्पेंशन हो जाता है, और अगर आप डिटेल्स देते होते हो तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाता है। अब आधार की बारी। अब आधार में क्या है? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार हमने किया है जस्ट टू इम्प्रूव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट इन गुजरात। ऑफकोर्स देखो कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया, मतलब क्या, OTP आएगा, सक्सेसफुल हो गया तो आपका जो 7 डेज में आपका एप्लीकेशन जो है आ जाएगा, अगर बाकी कोई क्वेरी नहीं है। लेकिन अगर फेल हो जाता है तो मैंडेटरी साइट विजिट के लिए मार्क किया जाएगा। नाउ एन एप्लीकेंट हु हैज़ ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन एंड प्लस ही हैज़ बीन रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको चूज किया गया कि ये हाई रिस्क वाला बंदा है, ये हाई रिस्क वाला बंदा है, तो आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और प्लस फोटो
फोटोग्राफ एंड टेकिंग फोटोग्राफ, तो आपका फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, प्लस आपको आधार बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। अब तो ये प्रोसेस जो है बायोमेट्रिक का अभी गुजरात में नहीं, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द प्लेसेस। ठीक है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेंट इंडिविजुअल है, आपको आपकी फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, अगर आपकी कंपनी है तो डायरेक्टर वगैरह की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन आपको करवाना पड़ेगा ना। हु शुड अप्लाई फॉर आधार, वो आपको दे दिया है, चाहे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो या न्यू रजिस्ट्रेंट्स हो। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, मुझे आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ा। आप जब अभी रजिस्ट्रेशन लोगे जीएसटी का, तो आप नए रजिस्ट्रेशन लोगे, तो यू आर न्यू रजिस्ट्रेंट्स, तो आपका ऑलरेडी आधार होगा, आपको अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखना, आधार प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनर, कर्ता, एमडी, ये मैंने बता दिया। नाउ आधार हैज़ नॉट बीन असाइंड, ये भी आपको लर्न करना है, लर्न। सो देखो ये सिचुएशन, व्हाट हैपेंस इफ आधार इज नॉट असाइंड, तो आपको आपने एप्लीकेशन कर दिया बट आधार आया नहीं है, ठीक है, देन जस्ट वेट फॉर इट। मीनवाइल हम आपको बोलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स दो जिससे हम आइडेंटिफाई करें कि ये व्यक्ति आप ही हो। तो आधार की एनरोलमेंट की स्लिप है वो दे दो, वोटर आईडी दे दो, बैंक की पासबुक दे दो, पासपोर्ट दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। एंड वंस द आधार इज अलॉटेड, तो 30 डेज के अंदर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करके लेना चाहिए। तो पहला, आपने आधार का एप्लीकेशन किया, नंबर ही नहीं आया, कोई बात नहीं है, आप ये प्रोसेस फॉलो करो, जैसे ही आधार नंबर आ जाएगा 30 डेज में आप हमको बता दो। उसके बाद, आर देयर सम पर्सन्स लर्न हु आर एग्जम्प्ट फ्रॉम आधार, सो आर देयर एनी पर्सन्स हु आर एग्जम्प्ट फ्रॉम क्लेमिंग ऑफ आधार, द आंसर इज येस। अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन, मैंने बोला था गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पीएसयू, एंड पीपल हु आर ऑब्टेनिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि यूएन बॉडीज और फॉरेन एम्बेसीज, इनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यस। तो ये हो गया, आधार ऑथेंटिकेशन का हो गया। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ करना है? जनरली ये बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके साथ एक रिपोर्ट जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वो प्लेस ऑफ बिजनेस वेरीफाई करेंगे, फोटोग्राफ्स इंक्लूड होंगे, और पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज में एक रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा जो पोर्टल पे जाएगा। एंड एक बार सब ओके है तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। बराबर है क्या? यस। आरसी जो आपको आता है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी आपको जो आता है REG 06 में आता है, REG 06 में आता है। ये जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको GST एंड 10 मिलेगा, वो 15 डिजिट पैन बेस नंबर होगा। वो क्या होगा? 15 डिजिट पैन बेस नंबर होगा। ये आपको बता दिया। पहले दो कोड स्टेट कोड्स होते हैं, फिर 10 डिजिट का पैन होता है बेटा, फिर आपको 10 डिजिट का पैन मिलता है, फिर एंटिटी कोड आता है, फिर चेक कैरेक्टर होता है और सम डिजिट। ये जो दो है, चेक कैरेक्टर और सम डिजिट, ये दोनों सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से उनके कुछ एरर्स के लिए रखता है, उनके रेफरेंस के लिए ये नंबर्स रखे जाते हैं। बराबर? यस। ना इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में भी है कि आपने अगर 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको बैकडेटेड आरसी मिलता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन 30 डेज के बाद किया तो आपको बैकडेटेड आरसी नहीं मिलता। आपका जो इफेक्टिव डेट होता है वो आरसी का डेट ही माना जाता है। तो जो आरसी का डेट है वही डेट माना जाएगा। राइट, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। हाँ, वो जो उसका चार्ट है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इतने दिनों में सर्टिफिकेट आएगा, इतने दिनों में आरसी आएगा, बता देती हूँ प्रोसेस। ठीक है। अब what is the special process for CTP and NRTP? Now as far as CTP and NRTP is concerned, first remember CTP and NRTP have to do compulsory registration. क्या याद रखना है आपको? चलो जल्दी से बताओ। CTP and NRTP को करना होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होता है और इनको रजिस्ट्रेशन जो है 5 दिन पहले ही करना होता है। CTP दूसरे स्टेट में जा रहा है कुछ बिजनेस में पार्टिसिपेट करने को, तो वो बिजनेस करने से पहले ही उसको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। CTP का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, NRTP का भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इन लोगों को सिर्फ 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, इनको तो 5 दिन पहले एस्टिमेटेड लायबिलिटी डिपॉजिट एडवांस में पैसे डिपॉजिट करने पड़ते, तब उनको आरसी मिलता है। तो इनफैक्ट जब वो पार्टे फिल करते हैं, पार्टे फिल करने पे उनको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर आता है। वो टेम्पररी रेफरेंस नंबर यूज करके वो लोग पैसे पे करते हैं, और जब वो एडवांस में डिपॉजिट करते हैं टैक्स, उसके बाद उनको जीएसटी का नंबर मिलता है। सो इट्स कंपल्सरी फॉर देम दैट दे मस्ट पे द टैक्सेस इन एडवांस, दे मस्ट रजिस्टर 5 डेज इन एडवांस। उसके बाद उनका नेक्स्ट जो स्पेशल पॉइंट होता है, दे गेट रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए जा रहे हैं, या एनआरटीपी इंडिया से बाहर है, वो इंडिया आ रहा है, कुछ दिनों के लिए बिजनेस कर रहा है, तो इनके जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है वो होती है मैक्सिमम 90 डेज। ओके, ये होती है मैक्सिमम 90 डेज। ओके,
यस सो ये होती है मैक्सिमम 90 डेज राइट। तो उसके बाद 90 डेज की होती है। अब ये एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनरली मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन होना कंपलसरी है, बट एनआरटीपी इज एन एक्सेप्शन जहाँ पे विदाउट पैन, क्योंकि एनआरटीपी इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसके पास तो पैन नहीं होता। बिना पैन के भी एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आंसर इज येस, हाँ हो सकता है। तो एनआरटीपी के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला हुआ है। एनआरटीपी के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ही मे नॉट हैव अ पैन, दैट्स ऑल राइट, बट ही मस्ट हैव अ वैलिड पासपोर्ट। ये बताएगा कि ये इंडियन नहीं है, ये कोई और बंदा है, तो उसका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसका एक यहाँ पे एजेंट होना चाहिए, उसके पास यहाँ पे कोई उसका एजेंट इंडिया में होना चाहिए, हु शुड हैव अ पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए, और उसको एक वैलिड उसके पास एक पैन होना चाहिए, उस बंदे के पास पैन, उसके एजेंट के पास जो उसके बिहाफ पे यहाँ पे सब काम करेगा उसके पास पैन होना चाहिए। तो एक इंडियन रेसिडेंट जो उसके बिहाफ पे काम करेगा तो वो पैन होना चाहिए उसके पास। अब जो एनआर है उसने अपना टैक्स पेयर नंबर भी देना चाहिए, आइदर टीआईएन होता है, कुछ देशों में इसको टीआईएन नाम से बोला जाता है जैसे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या कुछ देशों में इसको यूआईएन बोला जाता है, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो जो एनआर है उसने अपना पासपोर्ट देना चाहिए, जो एनआर है उसने अपना टैक्स पेयर का नंबर देना चाहिए, उसने एक एजेंट या किसी व्यक्ति को इंडिया में अपॉइंट करना चाहिए जो ये सब काम उसके लिए करेगा। ये जो व्यक्ति होगा वो इंडियन रेसिडेंट होगा और उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ये है। अब मैम इनका आरसी की वैलिडिटी क्या होती है, इनकी आरसी की वैलिडिटी होती है जितने पीरियड के लिए अप्लाई करेंगे और 90 डेज विच एवर इज लोअर। नाउ कैन दे अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, येस दे कैन गेट एन एक्सटेंशन, बट दैट एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 90 डेज। तो मैंने ऑलरेडी अगर अप्लाई किया था 80 डेज के लिए, तो मुझे आरसी कितने डेज के लिए मिलेगा, 80 और 90 विच एवर इज लोअर, तो 80 डेज का मिला। 80 डेज मेरा काम होने को आया, फिर मैं बोलती हूँ यार ये तो एक्सटेंड हो रहा है और भी एग्जीबिशन, चलो मैं भी और रह लेती हूँ, तो आपको और एक्सटेंशन मैक्सिमम 90 डेज का ही मिलेगा। लेकिन जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो आपको फिर से एक्सटेंडेड पीरियड का टैक्स एस्टिमेट करना पड़ेगा, और जो टैक्स के पैसे हैं वो एडवांस में देने पड़ेंगे आपको। आपका जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसके लिए टैक्स एडवांस में एस्टिमेट करना पड़ेगा और उसका टैक्स आपको एडवांस में देना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज हाउ सीटीपी और एनआरटीपी का हो गया। एनआरटीपी में आपको यही याद रखना है, हाँ आप फटाफट से इनके फिर एक बार, सीटीपी के लिए तो अलग रिटर्न्स नहीं है, एनआरटीपी के लिए अलग रिटर्न होता है, उसकी ड्यू डेट्स वगैरह आप याद रखना। ओके सो आपको ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी जीएसटीआर 5 होता है तो ये देख लेना, उसकी ड्यू डेट्स वगैरह याद रखना। तो एनआरटीपी का कॉन्सेप्ट एक ही इंपॉर्टेंट है कि बिना पैन के भी आपको रजिस्ट्रेशन इनका मिल जाता है। बराबर है, बराबर है। एडवांस डिपॉजिट हो गया। अब आता है अब हो गया, अब क्या बचा पता है क्या तुमको, अब बचा अमेंडमेंट, वो तो बहुत ईजी है, और कैंसिलेशन, बस हो गया, अभी कुछ नहीं बचा है। आपको ऐसे ही लगता है वो रजिस्ट्रेशन। अब आप इसके बाद मैंने जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं अपने रामबाण में वो एक बार जस्ट रिकैप कर लेना, तो यू आर सॉर्टेड विद द रजिस्ट्रेशन चैप्टर, और जो थ्योरी आपको लग रही है आप वो रिवाइज कर सकते हो। बस हो गया, अनदर 10-15 मिनट्स एंड आई फिनिश दिस चैप्टर। नाउ अमेंडमेंट्स, यहाँ पे देखना, अब वो प्रोसीजर भी बताती हूँ, अमेंडमेंट्स भी बताती हूँ, कैंसिलेशन में भी क्या लर्न करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजी है और मैनेजेबल है। ठीक है। उफ, फास्ट कवर करने की कोशिश की मैंने, राइट, मैंने काफ़ी फास्ट कवर करने की कोशिश की है। अब देखो आरसी, अब आपके कोई भी जो डेटा है, पहले मैं फटाफट आपको एक बार वो प्रोसेस बता देती हूँ तो फिर इट विल गो सिंपल। ये प्रोसेस जो है, आपने अगर पार्ट ए और पार्ट बी भर दिया तो ऑफिसर चेक करेगा। ऑफिसर को चेक करने के लिए 7 दिनों का टाइम दिया। आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी हो गया तो बात पक्की है, उन्होंने बोल दिया कि आपको 7 दिनों में आरसी मिल जाएगा, और आरसी नहीं मिला तो इट विल बी डीम्ड रजिस्ट्रेशन, कि आपको हो गया, आपको 7 दिनों में नोटिस नहीं आई, आपने एप्लीकेशन कर दिया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन है। क्या ही करो उस डीम्ड रजिस्ट्रेशन का, पहले जीएसटी आयन तो दो, नंबर तो दो, ठीक है, आ ही जाएगा वो नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो कुछ डाउट आते हैं, आपको डाउट आता है, तो वो 7 दिनों में उसने उस डाउट का आपको क्वेरी भेजना चाहिए, फिर आपने 7 दिनों में रिप्लाई करना चाहिए, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब लेंदी प्रोसेस कौन सा है, लेंदी प्रोसेस ये है कि ऑफिसर को लगता है कि मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन के बाद इज आरसी इज ग्रांटेड विन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिर यहाँ पे इसलिए 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि यार हम ऑफिस आएंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ओके है कि नहीं चेक करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन कब होता है, ऑफिसर को लगता है कि हाई रिस्क है, यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक वो, दूसरा आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो बस ये ऐसी ही सिंपल वाली बात है।
जहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो 7 दिनों के अंदर आपने अप्लाई किया, कोई क्वेरी नहीं, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, डीम्ड रजिस्ट्रेशन की कोई क्वेरी नहीं आई ना, तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, तो जो है वो हो चुका है। बराबर बराबर। अच्छा, अब मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मुझे आरसी आ गया, आपको सब समझा। आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है, रजिस्ट्रेशन कब करने के बाद आपको एक 15 डिजिट नंबर आता है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे डेट क्या लिख के आती है, सो बैक डेटेड आएगा क्या, विद इन 30 डेज करोगे तो बैक डेटेड आएगा, विद इन 30 डेज नहीं करोगे तो जिस दिन आरसी है उस दिन का ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सब मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी अगर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपके सारे प्लेस ऑफ बिजनेस आ गया, सब कुछ वहाँ पे मेंशन हो चुका है, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका एडिशनल प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सब मेंशनड है। आपका इसमें कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, तो उस अमेंडमेंट के लिए हम विद इन 15 डेज अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ पोर्टल पे करना है। अब अमेंडमेंट जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है कोर और दूसरा होता है नॉन कोर। सो एक होता है कोर और दूसरा होता है नॉन कोर। सो एक कोर है और एक कोर है और एक नॉन कोर है। अभी कोर के केस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई मेन है, मेन जैसे पार्टनर नया ऐड हो रहा है तो यार मुझे पार्टनरशिप डीड देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देखूंगी फिर तो हम वेरीफाई करेंगे। बट नॉन कोर में क्या है, आपका मोबाइल नंबर बदलना है, आपका ईमेल बदलना है, तो दे दो, जो नंबर है वो दे दो, ओटीपी आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ ऑफिसर की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर डेटा जैसे बिजनेस का नाम बदल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद ऑफिसर वेरीफाई करेगा, ऑफिसर के वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो है अमेंडमेंट्स करके अमेंडेड आरसी आपके हाथ में आ जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अब कुछ चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स क्या है कोर का, लीगल नेम चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, तो हमें एड्रेस प्रूफ लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना, जैसे फर्म A+B है +C ऐड हो गया तो न्यू पार्टनर ऐड हो गया तो हमें पार्टनरशिप डीड लगेगा। अब उसके बाद आपको याद रखना है सम थिंग्स डोंट क्वालिफाई एज अमेंडमेंट, ओके, सम थिंग्स डोंट क्वालिफाई सो सम थिंग्स आर देयर विच डोंट क्वालिफाई एज अमेंडमेंट्स। अब कौन सी चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट करके क्वालिफाई नहीं करती है। नाउ फर्स्ट, अगर दैट देर इज चेंज, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट्स इन change in constitution results in change in PAN. So if the change in constitution results in change in PAN, so जैसे कि मैंने आपको बोला था results in change in PAN, पहले PKD का प्रोप्राइटर करके मैं काम कर रही थी, then I did a partnership with my husband, then I did a partnership with my husband, तो अब प्रोप्राइटर से फर्म बन गया तो PAN चेंज हो जाएगा। तो PAN चेंज हो रहा है तो प्रोप्राइटर को अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा और ये अमेंडमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि PAN बेटा GST नंबर ही चेंज हो रहा है तो अमेंडमेंट कैसे हो सकता है ना। और जीएसटी नंबर इज पैन बेस्ड, तो जहां जहां पैन बदल रहा है या जहां जहां स्टेट बदल रहा है, मेरा चेंज इन ऑफिस का एड्रेस हो रहा है बट आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, तो बेटा वो मेरा जीएसटी नंबर 27 से स्टार्ट हो रहा था, महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 है, अब गुजरात में चली जाऊंगी तो मुझे गुजरात का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। सो अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल इन 2 केसेस, व्हेन देयर इज चेंज इन पैन देन देयर इज नो अमेंडमेंट, आई हैव टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन एंड देन आई मस्ट अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। दूसरा, देयर विल बी नो अमेंडमेंट इन केस माई देयर इज चेंज ऑफ लोकेशन एंड चेंज ऑफ लोकेशन हैपेंस इन डिफरेंट स्टेट्स, चेंज ऑफ लोकेशन हैपेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो ऐसे केस में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ऐसे केस में क्या नहीं होगा, अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इज दैट ओके? अब आपको लर्न करना है कैंसिलेशन, बस लास्ट पार्ट कैंसिलेशन और उसका सस्पेंशन। ज़्यादा उसके प्रोसेस में मत जाओ, टाइमिंग्स जो है वो लर्न कर लो, मैं आपको अभी बोल दूंगी वो टाइमिंग्स लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आई जस्ट टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक एंड इमीजिएटली आई क्विकली डू इनकम टैक्स के आपको टैक्स रेट्स बताने कि नहीं बताने, यू वांट मी टू टेल यू द क्विकली द टैक्स रेट्स, देन आई टेल यू, ओके। या तो जीएसटी का अमेंडमेंट, जैसे भी आप बोलोगे आई विल डू इट। हाँ ठीक है, अब मुझे आपको बताना है रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन। पहले खत्म करते फिर बोलो, देखो आज फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ तो फटाफट हो भी गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम समझ के लेंगे कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हेन यू हैव टू लर्न एज थियोरी क्वेश्चन, व्हेन कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, सो व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, आई कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन इफ डेथ हो गई है, तो मेरे फादर का बिजनेस था, उनकी डेथ हो गई तो आई विल अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, और देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोप्राइटर से मैं फर्म है तो मैं प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगी, या मैंने बिजनेस सेल कर दिया, आई नो मोर नीड द रजिस्ट्रेशन, आई वाज इन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बट अभी मैंने
यस तो मैं अभी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली थी बट मुझे अभी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो अब मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में आई कैन अप्लाई फॉर बिजनेस, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, आई एम नॉट डूइंग बिजनेस, देयर इज नो नीड ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन, सो आई कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन वॉलंटरीली। ओके, नाउ व्हेन कैन डिपार्टमेंट कैंसिल रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, ये जो 3-4 पार्ट्स है इसमें और एक पार्ट ऐड हुआ है। अब डिपार्टमेंट, यस अब यहाँ पे है, हाँ, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, ये कंप्लीट करने के बाद मुझे एक 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है। अब सुनना, फॉलोइंग केसेस में डिपार्टमेंट कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। 1, आप ना रजिस्ट्रेशन लेके आपने बिजनेस ही नहीं कंडक्ट कर रहे हो, या आपको ये लर्न करना है, आप है ना इनवॉइस सप्लाई कर रहे हो विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स, गड़बड़ है, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, आप एंटी प्रॉफिटियरिंग कर रहे हो, एंटी प्रॉफिटियरिंग हम फाइनल में पढ़ते हैं। उसके बाद आप रूल 10A वॉयलेट करते हो जहाँ पे आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिए। उसके बाद आप जैसे जो कंडीशंस है रूल सेक्शन 16 की, आप उसके अंदर आईटीसी नहीं लेते हो, उसको आप यू डोंट फॉलो सेक्शन 16। सो आप सेक्शन 16 के जो कंडीशंस है आईटीसी क्लेम करने के, उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन पीओ कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आपका जो जीएसटीआर 1 है और आपका जो जीएसटीआर 3B है उसमें मिसमैच है, जीएसटीआर 1 और 3B में मिसमैच है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। या आपने जो जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम किया और जो पोर्टल पर 2B में आईटीसी दिख रहा है, इसमें मिसमैच हो रहा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद मैम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ मतलब प्रोप्राइटर से फर्म बन गया, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। अब सुनना, कब एओ आपका पीओ कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? पीओ कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन इफ यू वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 86B। 86B वो है जहाँ पे आपकी जो जीएसटी की लायबिलिटी है 1% ऑफ इट कैन बी पेड इन कैश एंड 99% कैन बी पेड यूजिंग द बकेट, दैट इज द आईटीसी। देन आपका ये जो डिफरेंस है, उसके बाद आपके जो रिटर्न्स है, अगर आपने जो रिटर्न्स है वो 6 मंथ्स के लिए रिटर्न्स नहीं भरे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आपने अगर क्यूआरएमपी में हो तो 2 क्वार्टर के रिटर्न्स नहीं भरे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कॉम्पोजिशन रिटर्न्स की अब ड्यू डेट 30 अप्रैल नहीं है, अब ड्यू डेट 30 जून बन गई है। तो रिटर्न्स की जो ड्यू डेट है उसके आगे 3 महीने, अगर 3 महीने आपने रजिस्ट्रेशन रिटर्न नहीं भरा ड्यू डेट के बाद तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पे और एक नया पॉइंट ऐड हुआ है अंडर द अमेंडमेंट, तो अब क्या हुआ है, ईयर, मेरा जो ईयर है दिस इज PY 24-25, मान के चलो इधर 28 मार्च को मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है कैंसिल, फिर मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई करती हूँ। ऐसे करते करते यहाँ पे मुझे 30 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है रिस्टोर, तो बेसिकली रिवोकेशन हो जाता है मेरे कैंसिलेशन का। 28 मार्च को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, 30 जून को मेरा रिवोकेशन हुआ। तो रिवोकेशन ये पीरियड तक क्योंकि मैं कैंसिलेशन में थी, सो 28 मार्च से लेके 30 जून तक ये अमेंडमेंट में कवर किया है। आई हैव टू फाइल अ रिटर्न, तो मुझे इस पीरियड के लिए रिटर्न भरना पड़ेगा। ये रिवोकेशन के 30 डेज़ के अंदर मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा, और अगर आपने ये रिटर्न 30 डेज़ के अंदर नहीं भरा तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर से कैंसिल हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, ये मेरा PY है 24-25, 28 मार्च को फॉर सम रीज़न PO ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया तो मेरा रिवोकेशन आ गया, और रिवोकेशन आ गया मेरा 30 जून को। अब 28 मार्च से 30 जून तक मेरा कैंसिल था रजिस्ट्रेशन, आई वॉज सस्पेंडेड था, तो मैंने रिटर्न नहीं भरे। तो अब बोला जाता है 28 मार्च से लेके 30 जून तक आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। इस पीरियड के लिए आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। कब भरूँ? जब पता चला कि रिवोकेशन हो गया, उसके आगे 30 दिनों में भर दो। 30 दिनों में आपको ये भरना पड़ेगा। अगर आप ये 30 दिनों में नहीं भरोगे, ओहो, तो आपका जो रिवोकेशन हो गया वो पचका हो जाएगा और फिर से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? या आगे जाएंगे। अच्छा, वाइल योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, जब कैंसिलेशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको ये लर्न करना है। यहाँ थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हेन कैन द डिपार्टमेंट कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, या व्हेन यू कैन कैंसिल। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वेदर यू कैंसिल और डिपार्टमेंट कैंसिल्स, रिमेंबर वन थिंग, योर रजिस्ट्रेशन गेट्स सस्पेंडेड टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन डज नॉट कम। तो बीच में सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन इसलिए किया जाता है सो दैट आपको जो रिटर्न फाइलिंग का कंप्लायंस है वो सब ना करना पड़े, उस दौरान रिफंड नहीं मिलेगा, उस दौरान कुछ भी प्रोसेसिंग काम का नहीं
नहीं होगा, यू विल स्टैंड सस्पेंडेड। आप रिटर्न्स नहीं भरना, आपको कुछ नहीं करना, इट विल स्टैंड सस्पेंडेड, ठीक है। तो ये आपको सस्पेंशन मिल जाता है। अब आपको याद रखना है कि अगर मुझे रिवोकेशन मुझे पता चल गया कि मेरा कैंसिलेशन डिपार्टमेंट कैंसिल कर रही है, तो ऐसे कैंसिल करेगी क्या? नो, दे विल सेंड मी अ नोटिस कि भाई हम आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर रहे हैं। आपको नोटिस आती है, नोटिस मेल पे आ सकती है। नोटिस मिलने के बाद आप बोलोगे यार क्यों कैंसिल कर रहे हो, तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हो। तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं। ये जो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हो, यू अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 90 डेज और देयर इज अ फर्दर यू कैन गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 180 डेज। ओके, तो आपको पहले तो आप रजिस्ट्रेशन के रिवोकिंग के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको जो पीओ कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन देन टैक्स पेयर कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन। नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट? अर्लियर द टाइम लिमिट वाज 30 + 30 + 30, मतलब 2 बार एक्सटेंशन हो सकता था। अब टाइम लिमिट इज 90 एंड 180 डेज का एक्सटेंशन इफ इट इज डन बाय द कमिश्नर, एंड 180 डेज का एक्सटेंशन इफ इट इज डन बाय द कमिश्नर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, so where registration was cancelled for failure, Are we all done? Are we all done? Yes. तो रजिस्ट्रेशन अगर आपके रिटर्न्स इफ रजिस्ट्रेशन इज कैंसल ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, भाई तो पहले जाओ रिटर्न्स भरो और फिर उसको बोलो अभी साहब माफ कर दो, रिटर्न्स भी भर दिए, गलती हो गई थी नहीं भरा है, अब पहले रिटर्न्स फाइल ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर, सो यू कैन फाइल ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन। हाँ, अगर बैंक डिटेल्स भी की वजह से सस्पेंशन हुआ दे दो बैंक डिटेल्स, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा। तो ये तो बता दिया है। I think rest this process is not that important. Okay, so I think this is all quite set. तो I think registration का chapter मैं बोल सकती हूँ हो गया है complete. So hello students, I'm back. Let's continue. तो यहाँ पे आपको किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का चैप्टर मैंने कर दिया है कंप्लीट। यस, एंड नाउ डोंट गो इन फॉर क्वेरीज, अलग अलग कुछ सॉल्व मत करो, जो है रामबाण से पढ़ो। अभी आखिरी के 1.5 दिन में क्या ही अभी आप करने वाले हो, मतलब रिवीजन करो अभी। रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिमिट 30,000 है, ऑफ कोर्स रोहित, इट्स ओनली फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन द लिमिट इज 2 lakhs, फॉर रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर्स रिनोवेशन द लिमिट इज 30,000। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकती मैं अभी चक्षु मैम, डीम्ड ओनर बता दो। ऐसे तो हर बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट बोलेगा, कैसे पढ़ाऊंगी? तो एचपी का चैप्टर है ना ऑलरेडी, सफलता सीरीज है। डीम्ड ओनर, एक्स ने वाइफ को घर गिफ्ट कर दिया, एक्स ने माइनर को घर गिफ्ट कर दिया, तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। ठीक है चक्षु, एक्स विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। एक्स ने वाइफ को घर गिफ्ट कर दिया, स्पाउस को गिफ्ट किया, माइनर को गिफ्ट किया एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। ओके, और स्पाउस को घर गिफ्ट करना एक्सेप्ट डिवोर्स के अंडर, देन यू आर द डीम्ड ओनर, देन यू विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। ₹40 के साथ 40 का फ्री मिल रहा है, तो ₹40 तो लगे रहना, तो जीएसटी 40 पे आएगा, जीएसटी 40 पे आएगा। डर लग रहा है, 3 बड़े हेड्स बाकी है, अभी बैठ के कर दो, रात को खत्म कर दो, सिट एंड फिनिश इट। सैलरी विल नॉट टेक टाइम, 2 hours सिट एंड रिवाइज सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट, पीजीबीपी में रिवाइज व्हाट्स अलावेबल व्हाट्स नॉट अलावेबल। कंपल्सरी 2 क्वेश्चंस करने, कंपल्सरी 2 क्वेश्चंस करने। अभी तक डीटी स्टार्ट नहीं किया, इट्स